हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो चलिए साथियों, पिछले वीडियो में हमने चौथा नंबर पेज देख लिया था। इसमें बहुत सी परिभाषाएं हमने देखी, कुछ हमारे काम की थी, कुछ हमारे काम की नहीं भी थी। पर जब हम पूरा पढ़ रहे हैं तो BC पेज का है, इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो साथियों, यहाँ पर दिया हुआ है रेगुलेटर। रेगुलेटर कौन है? इसी की पहली आपकी फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम 2 में बताया गया है, उसी को हम रेगुलेटर मानेंगे। और शेड्यूल भी इसी एक्ट के अंतर्गत बताया गया है, वो मानेंगे। इसकी कुछ शेड्यूल भी बनी है, उसको भी अंत में देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम क्या है? कोई सी भी ऐसी स्कीम या ऐसी व्यवस्था जो कि किसी व्यवसाय को करने के उद्देश्य से ली गए हैं पैसे, या वो रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो ऐसे ऐसे जो है डिपॉजिट अनरेगुलेटेड कहलाते हैं। चलिए हिंदी में देख लेते हैं, अंत में एक बार अच्छे से समझेंगे। ये नियामक क्या है? नियामक का अर्थ प्रथम अनुसूची की के कॉलम 2 में निर्दिष्ट नियामक से है। और अनुसूची का अर्थ है इस अधिनियम से जुड़ी अनुसूची। इसकी अनुसूचियां भी दी हुई हैं, इसको हम देखेंगे। यहाँ ऊपर आप देख भी पा रहे होंगे, ये धारा के बगल में अनुसूची भी लिखा हुआ है। फिर यहाँ अनियमित जमा योजना का अर्थ है एक ऐसी योजना या व्यवस्था जिसके तहत किसी भी जमाकर्ता द्वारा व्यापार के माध्यम से जमा स्वीकार या अनुरोध किया जाता है, और जो विनियमित जमा योजना नहीं है, जैसा कि पहले अनुसूची के कॉलम 3 के तहत निर्दिष्ट है, तो वो सभी अनियमित जमा योजना कहलाएंगी। चलिए आगे देखेंगे। ये परिभाषा से वैसे ही कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता है तो यहाँ से आता है। अब यहाँ से इसका कायदा कानून शुरू होता है। ये अध्याय हमारा दूसरा है, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स के बारे में है। और ये जो धारा 3 दी हुई है, इसी धारा 3 से ये साबित होता है कि PACL का मामला इसके अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी ये एक्ट लागू होने की तारीख से, यानी आज अगर ये एक्ट लागू हुआ है तो आज की तारीख से जितनी भी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीमें इसके अंतर्गत बताई गई हैं, ये उनको बैन करता है। इसके अंतर्गत कोई भी डिपॉजिट टेकर जो आपसे ले रहा है पैसा, वो व्यक्ति डायरेक्ट या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न मांगेगा, न प्रमोट करेगा, कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा, कोई भी किसी भी तरीके से आपके प्रभावित नहीं करेगा ताकि आप वहां पे पैसा जमा करें। ये इसने बैन कर दिया, यानी कि आज की तारीख से साथियों जब ये लागू हुआ है। चलिए इसी में देख लेते हैं अब ये दूसरा अध्याय, अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध। इसकी धारा 3 ये स्पष्ट कर रही है, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से ही, ये जो से ही शब्द है ना, ये ही में सिर्फ भविष्य आता है, आपका भूतपूर्व चीजें इसमें नहीं आती हैं। तो इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से ही अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, और कोई भी जमाकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अनियमित जमा योजना के अनुसरण में भागीदारी या नामांकन या जमा स्वीकार करने के लिए किसी भी विज्ञापन को बढ़ावा नहीं देगा, यानी विज्ञापन करने वाले को भी, उसको बढ़ावा देने वाले को भी इसके अंतर्गत लाया जाएगा। संचालित नहीं करेगा, जारी नहीं करेगा। जो करेगा उसके अंतर्गत, उसके खिलाफ इसके अंतर्गत कार्यवाही होगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये यहाँ जिस तिथि में ये लागू हुआ उस तारीख की बात की जा रही है। और ये लागू कब हुआ है साथियों? 21 फरवरी 2019 को लागू हुआ है। यानी 21 फरवरी 2019 से, उस तारीख से ये सब चीजें बैन की जाती हैं। इससे पहले का कोई भी मैटर इसके अंतर्गत संलग्न नहीं होगा। नहीं यकीन आ रहा है? RTI लगा के पता कर लीजिए। आप सरकार से RTI के माध्यम से पूछ सकते हैं कि इसके अंतर्गत क्या वर्ष 2014 में एक कंपनी के ऊपर बैन लगाया गया था, PACL लिमिटेड नाम है उस कंपनी का, क्या उसका मैटर मामला इसके अंतर्गत आएगा? तो आपके पास जवाब आएगा नहीं। 21 फरवरी 2019 के बाद यदि ऐसी घटना घटित हुई है तो वो सारे मामले बट्स एक्ट के अंतर्गत आएंगे, उसके पूर्व के नहीं आएंगे। कोई भी डिपॉजिट टेकर, यानी जो आपसे पैसा ले रहा है, वो पैसा लेते समय
रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम जो वो चला रहा है उसके अंतर्गत कोई भी ऐसा फ्रॉड नहीं करेगा, डिफॉल्ट नहीं करेगा पैसा वापस करने की स्थिति में। यानी जब पैसा देने का समय आता है तो सब हाथ खड़े कर देते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। उसके खिलाफ इसके अंतर्गत कार्रवाई होगी, यानी मैच्योरिटी के समय या जब वो सर्विस देने का समय आ रहा है तो वहां पे आपको वो सर्विस देनी पड़ेगी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोई भी जमाकर्ता विनियमित जमा योजना के अनुसार जमा स्वीकार करते समय चुकौती में या परिपक्वता पर जमा की वापसी में या ऐसी जमा के विरुद्ध वादा किए गए किसी निर्दिष्ट सेवा को प्रदान करने में कोई धोखाधड़ी चूक नहीं करेगा। इसके आगे, कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी जानबूझकर वादा नहीं करेगा, ऐसी कोई बात नहीं बोलेगा, ऐसा कोई वादा नहीं करेगा, कोई भी ऐसी चीज सामने नहीं बोलेगा जो झूठी है, जो मिसलीडिंग है, यानी जो धोखे की बात है, जो वास्तव में है ही नहीं, उस चीज को वो नहीं बोलेगा। या कोई भी ऐसी चीज या ऐसे तथ्य को नहीं छुपाएगा जिसको छुपाने से कोई फायदा हो रहा है कि हाँ सामने वाला प्रलोभित होकर यहाँ पैसा जमा कर रहा है, तो छुपाने के कारण पैसा जमा नहीं होना चाहिए। हर एक स्थिति, हर एक चीज आपको सामने से बोलनी है, जो भी उसकी चीजें हैं। ये देख लीजिए हिंदी में और सही से समझ में आएगा आपको। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जानबूझकर ऐसा कोई बयान, वादा या भविष्यवाणी नहीं करेगा जो भौतिक तथ्यों में झूठा, भ्रामित या भ्रामक हो, या किसी अन्य व्यक्ति को निवेश करने या किसी अनियमित जमा का सदस्य या भागीदार बनने के लिए प्रेरित करने के लिए जानबूझकर किसी भौतिक तथ्य को छिपाए। तो ये नहीं करना है, यानी कि आपको ना कुछ छुपाना है और ना ही कुछ गलत वादा करना है। फिर छठे में आ जाते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम वो स्कीम भी है जो प्राइस चिट और मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 के अंतर्गत बैन की गई हैं। उन चीजों को भी इसके अंतर्गत लाया जाएगा। प्राइस चिट और मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित प्राइस चिट या मनी सर्कुलेशन स्कीम को इस एक्ट के तहत अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम माना जाएगा। तो आइए साथियों, ये हो गया हमारा चैप्टर 2 पूरा। अब इसके चैप्टर 3 में आ जाते हैं। अथॉरिटीज की बात किया कर रहा है ये, यानी कहाँ पर आप शिकायत लेके जाएंगे, तो इसके संबंध में यहाँ क्या क्या अधिकारिता इसको दी गई है, आपके जिले में क्या व्यवस्था की गई है, इसके बारे में ये बात करता है। ऊपर हमने चैप्टर 2 में देखा क्या क्या नहीं कर सकते हैं, चैप्टर 3 में हम देख रहे हैं कि इसके लिए क्या क्या अधिकारी बनाए गए हैं। इसके बाद शायद आएगा कि जो अध्याय 2 में मना की गई हैं चीजें, उनको करने पर क्या सजा होती है, शायद आगे हम ये भी पढ़ेंगे। जो सरकार है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, एक नोटिफिकेशन जारी करेगा, उसमें वो नियुक्त करेगा एक या एक से अधिक ऑफिसर, जो भी इनको समझ में आएंगे गिनती में उतने ऑफिसर नियुक्त करेगा, जो कि उस सरकार की सेक्रेटरी की जो रैंक है उसके नीचे नहीं आए, मतलब उनका ओहदा उतना होना चाहिए। उसको हम इसके अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मानेंगे। और साथ ही सरकार ऐसे नोटिफिकेशन जारी करके और भी ऑफिसरों को नियुक्त कर सकती है जो उनको सही लगेगा उतनी गिनती में, जो इस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो ऊपर बताई गई है उसके नीचे आएंगे, तो ताकि ये अपना जल्दी जल्दी फंक्शन कर सके, तो वो सरकार अपने हिसाब से नियुक्त कर सकती है। ये हिंदी में भी देख लेते हैं। अधिकारियों के बारे में है ये अध्याय। और धारा 7 है सक्षम प्राधिकारी कौन है। समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में एक या अधिक अधिकारियों को, जो उस सरकार के सचिव के स्तर से कम न हो, नियुक्त करेगी। दूसरा, समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन में सक्षम प्राधिकारी की सहायता के लिए ऐसे अन्य अधिकारी या अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है जो वह उचित समझे, यानी कितने भी वो नीचे उसके रख सकती है उसकी मदद के लिए, उसकी सहायता के लिए।
अब यहाँ पर साथियों कार्यवाही बताई गई है। जो ऊपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बना रही है सरकार और उसके अंतर्गत जिन भी ऑफिसरों को नियुक्त कर रही है सरकार, उनको इस एक्ट के अंतर्गत, इस एक्ट की इस धारा के अंतर्गत उनको अधिकार दे रही है कि ऊपर जो धारा 3 है जिसमें बताया गया है कि ये अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम कौन कौन चला सकता है, उसके बारे में बताया गया है। तो जब पाया जाएगा किसी भी जानकारी के माध्यम से कि ये व्यक्ति पैसा ले रहा है और अब देने में आनाकानी कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, और वो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट की कैटेगरी में आता है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे, ये अधिकारी लिखित में सबसे पहले तो उसके जो भी पैसे हैं उसको अटैच कर लेंगे। ठीक, उसका जितना भी धन है, उसकी जितनी भी संपत्ति है, चाहे वो उसके नाम पर हो या उसके माध्यम से किसी अन्य के नाम पर की गई, यानी इसकी भी जांच होगी कि इसने इस पैसे से प्रॉपर्टी किसके नाम पे खरीदी। फर्क नहीं पड़ता वो किसके नाम पर खरीदी, पैसा इसने दिया तो उसको भी जब्त किया जाएगा। तो और किस प्रकार से किया जाएगा ये आगे बताया जाएगा। तो ये सारी कार्यवाही इसमें बताई गई है। इसमें भी देख लेते हैं आगे। जहां इस धारा की प्रयोजनों के लिए उपधारा 2 के तहत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी या अधिकारियों के पास ऐसी जानकारी और विवरण के आधार पर विश्वास करने का कारण है, ऐसे विश्वास का कारण लिखित रूप में दर्ज किया जाना है। जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है कि कोई भी जमाकर्ता धारा 3 के उल्लंघन में जमा की मांग कर रहा है, वह लिखित आदेश द्वारा जमाकर्ता द्वारा धारित जमा राशि, दूसरा जमा के नाम पर अर्जित धन या अन्य संपत्ति को अनंत रूप से कुर्की कर सकता है, नहीं उसकी वो कुर्की करके आपको रिफंड दिलाएगा। जमा लेने वाले की ओर से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर आदेश की तारीख से इस तरह से जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, जैसा भी निर्धारित होगा उस प्रकार की कार्यवाही होगी, उसकी संपत्ति वगैरह सब जब्त हो जाएगी और उसकी कुर्की करके आपको रिफंड दिया जाएगा। ये आगे साथियों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के कुछ पावर के बारे में दिया गया है कि उनको जो है एक सिविल कोर्ट के न्यायाधीश के पास जो पावर रहती है सिविल कोर्ट के द्वारा दी गई है, इस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास वो सारी शक्तियां हैं। नीचे एक एक करके पॉइंट में लिखा गया है कि उसके पास क्या किस किस प्रकार की शक्तियां हैं, ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।